हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है पीएफआरडीए ग्रेड ए का। ओके, सो यहाँ पर ना हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो आपके पास में जैसे आप जानते हैं कि पीएफआरडीए का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है कि हमारे पास फेज़ 1 होता है जिसमें स्क्रीनिंग की जाती है। बेसिकली प्रीलिम्स होता है जिसमें कि आपके मार्क्स जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है उसमें ऐड नहीं होते। ठीक है, फेज 2 मेंस और इंटरव्यू। अब यहाँ पर फेज 2 और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होते हैं आपकी मेरिट लिस्ट में। ओके, ये उन लोगों के लिए भी है वीडियो जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं और उन लोगों के लिए भी है जो कि यहाँ पर 2 से 3 अटैम्प्ट ऑलरेडी दे चुके हैं। तो अच्छे से पढ़ना है, आपको समझना है इसको। पेपर 1 में हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड होता है जिसमें कि कॉमन है सभी स्ट्रीम्स के लिए। पेपर 2 में प्रोफेशनल डोमेन नॉलेज रहती है जो कि आपके सिलेबस हमें दोनों फेजेस में कवर करना है। फेज 2 टफ होता है और ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड होता है। ठीक है, तो अब पेपर 1 में अगर हम देखें रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें आपकी रहती हैं। तो क्वांट में आपको पता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स रहता है, और इंग्लिश आपको पता ही है। रीजनिंग में हमारे पास पजल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आती है। टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स रहते हैं। अगर आप पेपर 1 पढ़ना चाहते हैं तो आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। ओके, इफ़ यू आर गोइंग टू सम अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्पेसिफिकली बैंकिंग की प्रिपरेशन कराते हैं और वहाँ पर आपने बैंक पीओ में प्री लेवल का प्रिपरेशन कर लिया, ठीक है, आईबीपीएस पीओ प्री लेवल का प्रिपरेशन कर लिया क्योंकि अभी उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो यू विल गेट अ वेरी गुड प्लेलिस्ट फॉर दैट। ओके, उनसे अच्छे से कवर कर लो। ठीक है, उन्हीं के ना अभी बहुत सस्ते सस्ते मॉक टेस्ट वगैरह भी मिल जाएंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि उनके वो मॉक टेस्ट खरीद लो जहाँ पर आपको खूब सारे टेस्ट मिल रहे हैं लगाने के लिए, डेली प्रैक्टिसेस के लिए। तो आप इस पूरे एरिया में ना अच्छा कर लोगे। अगर आप फ्यूचर में आरबीआई देने का प्लान कर रहे हो तो भी वो आपको हेल्प करेगा। इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं फेज़ 2 में आप देखेंगे हमारे पास में पेपर 1 पेपर 2। फेज़ 1 में भी आपका सेम ही आता है, लेकिन देखो पेपर 2 क्या होता है ना, आसान आता है। और पेपर 2 अगर फेज़ 2 का बात करें तो वो टफ आता है। तो ये आता है थोड़ा एनालिटिकल, ये आता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आपको पॉलिश किया हुआ, राइट, कि आप कैसे कॉन्सेप्ट्स जो आपने याद किए हैं, जो चीज़ें आपने सीखी हैं, उनको अप्लाई कैसे करोगे। ये आते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट पता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स, पेंशन सेक्टर, ये सभी आता है। तो अब हमारे पास में अगर फेज़ 2 की बात करें, पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, बहुत सारे लोग ना, मैं पहले ही बता रही हूँ, अच्छा कर लेंगे, बहुत अच्छी इंग्लिश होगी, सोचेंगे बाद में कर लेंगे, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, लिख लेंगे, आंसर नहीं होता है। डायरेक्टली बोल रही हूँ मैं, थोड़ा रूड भी साउंड कर सकती हूँ बट दैट्स द ट्रूथ। पहले तो एक 100 रुपीज़ का कीबोर्ड खरीद लो। ज़्यादातर बच्चे जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, और मेरे स्टूडेंट्स बता रही हूँ, मैं दूसरी कोचिंग्स का मुझे नहीं पता, मैं अपने स्टूडेंट्स का बता रही हूँ, इतना अच्छा पेपर 2 में किया और इतना ख़राब पेपर 1 में करा क्योंकि एक 100 रुपये का कीबोर्ड खरीद कर उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। कोशिश करो कि यहाँ पर अभी तो एटलीस्ट महीने में 2 से 3 बार टाइपिंग कर लो, और जैसे एग्ज़ाम आ जाए, एग्ज़ाम आते ही एटलीस्ट संडे टू संडे या फिर आपका हर 3-4 दिन में एक ऐसे अपना पूरा एक पेपर देने की कोशिश करोगे इस कीबोर्ड से टाइप कर कर, ताकि स्पीड पता चले, कीबोर्ड की कीज पता चले। कीबोर्ड ख़राब निकलते हैं, सारी चीज़ें होती हैं पेपर में जब आप जाते हो ना। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, ये बहुत सारे बच्चों ने फेस किया था। जब आप पेपर में जाते हो, ऐसा नहीं है, वो लोग ना एक कॉलम देते हैं, उस कॉलम को आपको फिल करना होता है, तो आपको पता चल जाता है कि कीबोर्ड की सारी कीज काम कर रही हैं, क्या आपका सिस्टम सही है या नहीं है। नहीं है, उसको फिल कर कर सबमिट मत करो। पेपर स्टार्ट तब तक होगा ही नहीं जब तक कि आपने इस कॉलम को फिल नहीं करा है। तो पहले इस कॉलम को फिल करो। अगर कोई भी गड़बड़ आ रही है, पेपर ही स्टार्ट नहीं करो, तो अपने सेंटर पर दूसरा कीबोर्ड डिमांड करो जब तक यू आर नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन 100 रुपीज़ वाला कीबोर्ड यूज़ करो। आपके लैपटॉप की कीज़ बहुत महंगा अच्छा क्वालिटी का कीबोर्ड होता है। जो वहाँ कीबोर्ड्स मिलते हैं सेंटर पर वो वर्स्ट क्वालिटीज़ के कीबोर्ड्स होते हैं। यू आर नॉट गोइंग टू गेट द परफेक्ट कीबोर्ड फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू मेक योर सेल्फ परफेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कीबोर्ड। अंडरस्टूड द डिफरेंस नाउ। पेपर 2 में हमारे पास सेम प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस है, लेकिन डिफिकल्टी हाई है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, टफ क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो सिलेबस में नहीं भी दे रखा होगा उस तरह से आ जाएंगे, जो कि फिर लगेगा कि अरे यार ये तो किसी कोचिंग ने नहीं प्रोवाइड किए थे। XYZ बहुत सारी कोचिंग्स झूठे क्लेम कर देती कि अरे हमने पढ़ाया था। अंडर द अम्ब्रेला हम सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। देखो, मैं भी अगर बोलूँ अपनी कोचिंग में, हम करेंट अफेयर्स में सब कुछ कवर करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम बोलते हैं। अब देखो, यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देखो इतना करेंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। अब मैंने करेंट अफेयर्स तुम्हें प्रोवाइड करा, उतना नहीं पढ़ना है ये भी बोला। अब उसमें से इनकम टैक्स के क्वेश्चन आ गए तो नहीं तुम सॉल्व कर पाए, इसमें तुम्हारी गलती है, लेकिन मेरी भी गलती है ना। अब वो कोचिंग बोलेंगे अरे हमने तो प्रोवाइड किया, तो देखो हमारे यहाँ से तो क्वेश्चन आए थे। दिस इज ऑल लाइज, ठीक है। बट
हैविंग सेड दिस, एक बात और बताती हूँ, अब यहाँ पर इनकम टैक्स के क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े थे तो बाकियों ने भी नहीं पढ़े थे, लेकिन बाकी तो चीज़ें थी जो आपने पढ़नी है, उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ कर उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है। देखो यहाँ पर ना दो तरह का सिलेबस होता है, एक जो कि एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाएगा, टफ है, आपको सिलेबस है, पर्टिकुलरली सिलेबस उसी बाउंड्रीज में आएगा, एक जो कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका स्ट्रेस लेकर इसको नहीं खराब करना है, इसको अच्छा कर लेना है, ये तो सभी का खराब होने वाला है, तो आप मेरिट लिस्ट में आओगे। एंड ये मैं आपको ना सिर्फ ऐसे नहीं बता रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से भी नहीं बता रही हूँ, मैं आपसे बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे यहाँ से एग्ज़ाम क्लियर किया था सेबी का, ठीक है, और उन लोगों ने यहाँ पर जब अपने बारे में बताया, जो लोगों ने, बाकी लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजीज बताई, तो आई हैड अ लॉट ऑफ पीपल इन कनेक्ट विद मी, और जो लोग मेरे साथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है वो तो जानते ही हैं कि मैं पर्सनली भी सबसे डिस्कशंस करती रहती हूँ, जितने भी लोग मेरे पास एटलीस्ट आते हैं, एंड आई नो ईच वन ऑफ यू इंडिविजुअली इफ़ यू हैव एवर कम टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम इवन, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ज़रूरी ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन सिलेबस को स्टिक करते हुए पहले बहुत बेहतरीन कर लो, ताकि अगर आउट ऑफ बॉक्स कुछ आ भी गया तो आप खुद को या किसी को भी वो मत करो। देखो एक बात बताती हूँ मैं, बहुत सिंपल है, यू टेक कोचिंग फ्रॉम एनीबडी, कुछ ना कुछ क्वेश्चन होगा जो आपने वहाँ नहीं पढ़ा होगा, वो आएगा, आप उसको कोचिंग को गाली दो, आप कोचिंग को बुरा भला बोलो, आप सब कुछ करो, ठीक है, वो आपकी राइट है, बट सच्चाई है ना, नुकसान आपके एक साल का या आपके करियर का या आपके फैमिली प्रेशर बढ़ने का आपका हो रहा है, द रियल प्रेशर। तो इसीलिए हमें यहाँ पर प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है। क्यों करनी है मैं वो बताते जा रही हूँ, आप लोग को खुद मन बनाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। फाइन, चलो फाइनल मेरिट में 85% वेटेज आता है, फेज 2 मार्क्स में 15% वेटेज आता है इंटरव्यू में। इंटरव्यू आप हिंदी इंग्लिश जैसा आपको पसंद आए वैसा दे सकते हैं। सो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि हमारे पास में जो पेपर 1 है, ठीक है, उसमें किस तरह से कंप्लीट हमारा सिलेबस रहता है। तो क्वांट में आपके पास में ये कुछ टॉपिक्स रहते हैं, कंप्लीटली ना IBPS PO का सिलेबस है, मैं यहाँ पर बोलूँ आपको पता चले। देखो यहाँ पर ना आपके पास में नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अलावा आती है DI, तो इस तरह के क्वेश्चंस ढूंढने होते हैं कि जो कि आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। फाइन, जैसे ये वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये अगर कुछ क्वेश्चंस आपने पहले सॉल्व कर लिए तो आपका ना फिर यहाँ पर जो सेक्शनल कट ऑफ होता है वो क्लियर होता है। फिर ये वाले क्वेश्चंस तो वो हैं जिनको आपको लगाना है तो लगा लो 2-3 क्वेश्चन को, वरना छोड़ दो, क्योंकि ये 10th की या 12th की जो आपकी मैथ्स है वो नहीं है, ये डिफरेंट है, ठीक है। फिर हमारे पास रीजनिंग आती है, दिस इज़ वेरी इजी, बट यहाँ पर ना थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है क्योंकि स्पीड की बात है ना, तो वो आपको करना है। इसमें जैसे ब्लड रिलेशनशिप्स हैं, बहुत आसान है, लेकिन एक टेक्निक से करनी है। वैसा नहीं है कि हमें कोई क्वेश्चन दिया गया हम माइंड में सॉल्व कर रहे हैं। वी हैव टू मेक द स्क्वायर्स, वी हैव टू मेक द सर्कल्स, एंड देन वी हैव टू मेक द ट्रायंगल्स, सो कनेक्ट देम अकॉर्डिंगली कि हमने यहाँ पर मेल किसको लिया, फीमेल किसको लिया, एंड देन यहाँ पर हमारे पास AR की होती है, तो वैसे हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देन आ जाओ इंग्लिश लैंग्वेज, तो ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगेन अगर आप इंग्लिश एडिटोरियल्स यहाँ पर पढ़ना शुरू कर दो और खुद से पढ़ो, मैं नहीं कह रही इसी कोचिंग का पढ़ो, उस कोचिंग का पढ़ो, जिसका भी यहाँ पर अभी, या तो आप ऐसा कर सकते हो, रीड करना है। कैसे रीड करना है, या तो द हिंदू का न्यूज़पेपर उठा लो या कोई भी इकोनॉमिक्स एडिटोरियल उठा लो, उसे पढ़ो, या तो फिर UPSC वाली जो कोचिंग्स होती हैं वो अपने एवरीडे एडिटोरियल्स के पेज लाती हैं, है ना, उन एडिटोरियल्स को अच्छे से पढ़ लो। जैसे भी पढ़ोगे तुम्हारी एक ना स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी, वो है इंग्लिश की, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की, और वो ना अभी नहीं पता चलेगी। वो क्या होता है, जैसे हम रीडिंग कर रहे हैं एवरीडे ना, एक अच्छी हैबिट है रीडिंग करना, उससे ना बहुत सारी ग्रोथ हो जाती है, बट वो 2-3 महीने के बाद में आपके आंसर्स में शो होगी, ठीक है। तो एवरीडे कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है। देन आता है जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स आते हैं, RBI की सेबी की रेगुलेशन आती है। तो पहले सबसे पहले क्या करो, जितना भी आपके पास पेंशन सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ आई हैं, जितनी भी आपके पास में फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ है, उनको कवर कर लो। फिर यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर करो। तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी करो, क्योंकि आपके पास में ऐसा तो है नहीं कि बहुत हैवी सिलेबस आता है या फिर आप यहाँ पर क्लियर कर नहीं पाओगे पेपर 1 की कट ऑफ, बस थोड़ा स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ करना होगा। पेपर 2 में हमारे पास में अब कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, तो अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स AS इंड AS दोनों आने लग गए हैं। डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, रेवेन्यू कैलकुलेशन, फिक्स्ड एसेट, फॉरेन एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट, ये पर्टिकुलर डिटेल्ड वाले हैं जिनको आपको डिटेल में पढ़ना है। इन सब की क्लास मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। आई एम ट्राइंग कि मैं ना यहाँ पर इंग्लिश में भी लेक्चर्स रिकॉर्ड करना शुरू कर दूँ। कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ESOP, बाई बैक, कंपनी फाइनल अकाउंट्स, ये सब आपके पास में देखने के लिए मिलेगा।
मैनेजमेंट में नेचर एंड स्कोप मैनेजमेंट का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रोल मैनेजर का, लीडरशिप, मोटिवेशन, मोराल, ठीक है, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आती है। तो जितना अगर आपने आरबीआई का एग्जाम दिया है तो उसका 50% सिलेबस है। अगर आरबीआई का नहीं भी दिया है तो मैनेजमेंट आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। स्टैटिक है, पूरा थियरीज वगैरह ही आती हैं, उनकी एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पता चल जाती हैं। कॉस्टिंग में देखिए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओवरव्यू, मेथड्स कॉस्टिंग के, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब ये यहाँ पर ना आपके पास यूनिट, जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करना होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट, बजटरी कंट्रोल, लीन सिस्टम, देन आता है इकोनॉमिक्स, डिमांड सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर, ये सारा आपका यहाँ पर सिलेबस रहता है। तो हम अलग से सिलेबस को वैसे मैंने कवर किया हुआ है, तो आपको ये सारे लेक्चर्स ना प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। अगर आप प्लेलिस्ट से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप कंबाइंड वीडियो से पढ़ना चाहते हैं तो कंबाइंड में। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम 100% सिलेबस कवर्ड है? यस, जितना प्रॉपर कवर्ड होना चाहिए सिलेबस उतना कवर्ड है। स्टूडेंट्स ने एग्जाम भी क्लियर कर लिया है इसको पढ़कर। बस हाँ, ये है कि अभी कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, कुछ चीज़ें होती है जो अपडेट होती रहती हैं, तो वो अपडेट्स वाली वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। ओके, तो फाइनेंस का आपका सारा कवर्ड है उन्हीं वीडियोस में, वहाँ से आप देख लेना। अच्छा, जो हमारे पास में कंपनीज एक्ट आता है उसमें आप देखेंगे कि इस कंपनीज एक्ट में सारा जो सिलेबस होता है वो सिलेबस के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं, राइट, जैसे बेसिक्स वगैरह आते हैं, तो वो भी हमें कवर करना होता है, तो वो आपको और पढ़ना है। हाँ, मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है, आपके लिए वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पेंशन सेक्टर मैंने एमसीक्यूज़ के थ्रू कवर किया है, बट अगेन 100% सिलेबस एमसीक्यूज़ के थ्रू ही कवर्ड है। तो अगर आपको अलग से कॉन्सेप्ट वीडियोस चाहिए तो दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग, बट अदरवाइज यहाँ पर आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट में भी हमने कवर कर दी हैं। फिर फेज 2 पेपर 1 है, जिसमें आपको एससी लिखना होता है, प्रेसी लिखनी होती है, आरसी करना होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आती हैं। फाइन। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पर स्ट्रैटेजी कैसे करनी है प्रिपरेशन, तो हमें सबसे पहले तो प्रोफेशनल नॉलेज जो है वो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर बन जाता है फेजेस में दोनों के अंदर ही। तो अच्छे से इसको पढ़ना है, पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर थोड़ी चीज़ों को रटना होता है तो उनको रटाओ, रटने के बाद में उनके एप्लीकेशन बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस करो, न्यूमेरिकल्स लगाओ जहाँ पर न्यूमेरिकल लगते हैं। तो यहाँ पर फेज़ 1 फेज़ 2 आपका यूजुअली एक साथ से ही पढ़ते हैं, जैसे इस महीने अगर फेज़ 1 हो गया तो अगले महीने फेज़ 2 है, तो आपको पेपर 1 पेपर 2 सब कुछ ना पैरेलल में तैयार करना होगा और अच्छे से रोज़ पढ़ना होगा। तो पेंशन सेक्टर बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन पीएफआरडी का खुद का रेगुलेटरी डोमेन है, तो डीप डिटेल्ड क्वेश्चंस भी आपके पास आ जाते हैं फेज़ 2 लेवल में। तो देखो, मैंने ना अलग अलग 2 तरह की एमसीक्यू सीरीज ले रखी है, एक फेज़ 1 के लिए, एक फेज़ 2 के लिए, तो अकॉर्डिंगली आपको भी प्रिपरेशन करनी है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में हमारे पास सेपरेट डेलिब्रेट प्रैक्टिस करनी होती है, तो हम लास्ट 2 दिन में तो सब कुछ क्रैम कर कर अपने पेपर पर उतार नहीं सकते। जैसा मैंने बताया, बहुत सारी गलतियाँ होती है, कुछ लोग लंबे सेंटेंस लिखते हैं, कुछ लोग स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर आर्टिकल्स को भूल जाते हैं, कुछ लोग ग्रामेटिकल एरर्स कर देते हैं, कुछ लोग यहाँ पर आइडियाज़ तो बहुत रखते हैं लेकिन लिखते टाइम भूल जाते हैं, कुछ लोगों को डेटा याद नहीं रहता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको वर्क करना होता है, ठीक है। चलो, डे वाइज यहाँ पर आपको कैसे पढ़ना है, तो इसमें आप देखो कि अब आपके पास में यहाँ पर सबसे पहले तो पेपर 1 में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, और पेपर 2 में आपको अकाउंटिंग से शुरू करना है अगर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री वाले, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, फिक्स्ड एसेट्स। अब आप ना एक एक वीडियो एवरीडे कवर करो, उनके न्यूमेरिकल लगाओ, उनके ऊपर क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है, इस तरीके से आपको करना होगा। तो आपने एक क्लास की, क्लास करने के बाद उसके पीडीएफ नोट से रिवीजन करा, फिर रिवीजन करने के बाद में आपने उस चैप्टर के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाए। तो ये तो होता है पेपर 2। और पेपर 1 जो है, देखो वो मैं यही बोलूँगी कि एक प्लेलिस्ट उठा लो IBPS PO प्री की, जैसा टीचर पढ़ा रहा है, जैसा वो बोल रहा है, जो मॉक टेस्ट वो दे रहे हैं उनको लगाते चले जाओ, आपका हो जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। यहाँ पर बाकी आपको डिटेल्ड स्ट्रैटेजी मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, तो ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पर आपको डे वाइज बता रखा है, लेकिन मैंने मोटा मोटा स्ट्रैटेजी आपको बता दिया है कि क्या करना है। और हर महीने के आरबीआई सर्कुलर्स को अच्छे से कवर करते हुए चलो अभी से, और डेटा को थोड़ा याद करने की ना, क्रैमिंग करने की भी कोशिश करो। इट्स नॉट कि आपको सिर्फ समझना है, पढ़ना रटना भी पड़ेगा साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, रेगुलेटरी बॉडीज जितनी होती हैं उसमें आपको रटने की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी समझने की है। दोनों चीज़ें साथ चलती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रटना है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ समझना है, रटना समझना दोनों साथ में करना है, और उस चीज़ को आप यहाँ पर रिकॉल कर पाओ उसके लिए रिविज़न करना है। अगर बात की जाए मॉक टेस्ट कब लगाने हैं, तो जब 1 महीना अच्छे से पढ़ लोगे तो यहाँ पर अब आपको मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देने हैं,
ठीक है। तो टॉपिक वाइज टेस्ट, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, फिर आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं, डिस्क्रिप्टिव आपका होता है। तो ये सभी मॉक टेस्ट आपको अब देने शुरू कर देने चाहिए और इसमें अच्छे से यहाँ पर रिवीजन करना है, ठीक है। अगर बात की जाए कि पेपर 2 कैसे पढ़ना होता है, तो 2 लेयर का प्रिपरेशन रहता है। फेज़ 1 लेवल का, जो कि आपने 1 से 28 दिन में पढ़ा, जहाँ पर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई, मेमोराइज किया आपने चीज़ों को। अब यहाँ पर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ को सॉल्व करा और यहाँ पर इसके बाद में आपको री अटेम्प्ट करने सेम टॉपिक्स को पास्ट ईयर के मॉक क्वेश्चंस को लगाकर, न्यूमेरिकल, सिनेरियो बेस्ड, टफ लेवल क्वेश्चंस, एनपीएस कंट्रीब्यूशन, विड्रॉल कैलकुलेशन। और ये आपका यहाँ पर क्या होगा, फेज 2 मार्क्स आपके स्किप कर जाएंगे अगर आपने ये तैयारी नहीं की। पेपर 1 बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे स्कोर्स आ गए, लेकिन फिर ये लेवल की तैयारी के लिए एमसीक्यूज 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 विल बी द बाइबल ऑफ योर प्रिपरेशन आफ्टर अप टाइम, ठीक है। चलो देन आता है सब्जेक्ट वाइज अप्रोच। अब एमसीक्यूज भी लगाना सिर्फ ऐसा नहीं है कि लगा दिया, नंबर आ गए, छोड़ दिया। एनालाइज करो, अच्छा ये वाला टॉपिक नहीं सॉल्व हो पाया था, क्लास जाओ दोबारा से करो क्लास, फिर देखो कि अच्छा हाँ ये चीज़ें तो पढ़ाई थी मैम ने, ओके फाइन। अब फिर से यहाँ पर अपना मॉक टेस्ट दोगे तो देखना कितना स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिग्रस हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। एंड एक चीज़ होती है जो कि मैं एज ऑफ नाउ ना अपनी लाइफ में भी फील करती हूँ एवरी डे, कि टैलेंट यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर टैलेंट बीट्स हार्ड वर्क ओनली इफ टैलेंट वर्क्स हार्ड। टैलेंट बीट्स हार्ड वर्क ओनली इफ टैलेंट वर्क्स हार्ड, अदरवाइज हार्ड वर्क विल बीट टैलेंट, ओके। तो यहाँ पर आपको मेमोराइज करने सारे काउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कोर रूल 2 से 3 लाइन में, रेशियो एनालिसिस यहाँ पर न्यूमेरिकल वाला, कैश फ्लो, क्लासिफिकेशन, शेयर कैपिटल, जनरल एंट्री स्टाइल एमसीक्यूज। टैबुलेट करो लीडरशिप थियरीज को, मोटिवेशन थियरीज को साइड बाय साइड। फेज 2 में एक्सपेक्ट करो कि यहाँ पर सिचुएशनल एमसीक्यूज आ सकते हैं, कौन सा लीडरशिप स्टाइल, मोटिवेशन थियरी फिट करता है सिनेरियो एमसीक्यूज को। कॉस्टिंग अच्छे से पढ़नी है आपको, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास में आप देखेंगे कि कुछ और भी चीज़ें होती है, जैसे फॉर्मूला लर्न करना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, वेरिएंसेस का, मार्जिनल कॉस्टिंग का, फुल न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, एक कॉन्सेप्ट मैप यहाँ पर ISLM का, मल्टीप्लायर, एक्सेलरेटर, फिलिप्स कर्व, ये सारी चीज़ें तैयार करनी है, फाइन। तो यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, इनके न्यूमेरिकल लगाने हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं अभी यहाँ पर बोलूँ उसके बाद में कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इसकी PDF प्रोवाइड कर रही हूँ आप लोगों को टेलीग्राम में, खोलकर अच्छे से पढ़ना समझते हुए और अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करनी है। तो इसको ना प्रिंट आउट ले लो, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर फाइल है इसका प्रिंट आउट ले लो और प्रिंट आउट लेकर ना मार्क करते जाओ कि अच्छा ये चीज़ कर ली, ये चीज़ रह गई है। प्लान अपने खुद के हिसाब से भी बना सकते हो, कोई भी यहाँ पर रिजिड प्लान कभी काम नहीं करता, प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी है, ओके। और ये कुछ नॉन नेगोशिएशंस हैं, जैसे कि यहाँ पर अब आपके पास में नॉन नेगोशिएबल्स की आपके पास में करंट अफेयर्स जी रिवीजन करना ही होगा डेली, प्रीवियस डे का पेपर 2 की प्रिपरेशन करनी होगी, टाइम्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, लॉक करना है हर एक मिस्टेक को, सिंगल एरर रजिस्टर में रिविजिट करना है इसको हर संडे, ठीक है। अटैम्प्ट करने बाद में मॉक्स की एनालिसिस सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप मुझसे पूछे मैम मॉक अटैम्प्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एनालाइज करना, तो मैं कहूँगी एनालाइज करना। अगर मैंने यहाँ पर 1 घंटा मॉक देने में दिया है तो 2 घंटे मुझे एनालाइज करना है, पढ़ना है, समझना है, गलतियाँ देखनी है, उन गलतियों को सही करना है, सीखना है उनके बारे में और फिर नए टॉपिक पर आना है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाएगी ना, इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाएगी कि कोई क्वेश्चन इधर उधर से आ भी गया ना तो एमसीक्यूज इतने लगा लोगे, इतने ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व कर लोगे कि स्मार्ट गैस वर्क भी आपको पॉजिटिव मार्क्स देकर चला जाएगा। लेकिन यहीं पर कुछ भी गैप्स छोड़ते चले जाओगे, प्रिपरेशन का डाउनफॉल देखते जाओगे, वीडियो देखकर बड़ी एनर्जी आएगी, 10 दिन के बाद वो एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। तो वो एनर्जी मेंटेन रखनी है, इसको अच्छे से यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है। एक अपनी डायरी बनाओ, कुछ बेसिक चीज़ें करो, एक डायरी बनाओ, प्रिंट आउट ले लो सिलेबस का, ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करनी है। प्रिंट आउट ले लिया सिलेबस का, डायरी बना ली, डायरी में लिखते जाओ क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो गई हैं, क्या क्या चीज़ें बैकलॉग हो गई इस हफ्ते की। जितना भी बैकलॉग है वो वीकेंड में ख़त्म करो, ठीक है, वीकेंड में मॉक्स दो। अगर ये सब चीज़ हो जाती है तभी वीकेंड में फ़न करोगे, अदरवाइज़ नहीं करोगे, फाइन। और फिर यहाँ पर एवरी मंडे टू सैटरडे अपना वीक पर काम करोगे, जितना भी पढ़ा उसका रिवीजन संडे को करोगे बैठकर,
एक मॉक टेस्ट या फिर यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट, जैसा भी प्रिपरेशन लेवल चल रहा है उसके हिसाब से जाओगे और तब आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। कोई भी डाउट है वो आप पूछ लेना कमेंट कर। पीएफआरडी के कुछ लोग मॉक टेस्ट सीरीज पूछ रहे थे, कोर्स पूछ रहे थे, सारी चीज़ें आपको मिल चुकी हैं ऑलरेडी। आपको हमारी वेबसाइट rpacademy.co.in पर जाना है। टेलीग्राम चैनल सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही है। अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना, कमेंट कर बताना कि क्या डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।